बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर लंच के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ साजिश तैयार कर ली है और एक बड़ा बजट मुख्तस किया है। इस खबर ने हलचल मचा रखी है। इस खबर की डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा आज एक अहम फैसला कौमी असम्बली हल्का 125 का सामने आया और मंजरनामा फिर तब्दील हो गया और ख्वाजा साद रफीक को जिस हल्के से डिसेबल करार दिया गया था और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया था, वहां से उनकी सीट छिन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख्वाजा साद रफीक का रद्द-ए-अमल सामने आया और वो कहते ही है कि इमरान खान ने मुझे टारगेट किया। ट्रिब्यूनल के फैसले पर तो उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान का कहना है कि अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को 1 माह का स्टे ऑर्डर दिया है, जबकि ख्वाजा साहब के करीबी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि वो रिस्टोर हो गए हैं और फिर से वजीर रेलवे होंगे। जुडिशल कमीशन भी आज उन्होंने समाअत की और कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब महबूब अनवर पर जिरा की। इजलास में जस्टिस नासुर मुल्क ने कहा कि ये जुडिशल कमीशन नहीं, इंक्वायरी कमीशन नहीं। बड़ी अहम बात है जो कि चीफ जस्टिस ने पॉइंट आउट की है। वो कहते हैं कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए रॉ में नया डेस्क कायम कर दिया गया है और रॉ के चीफ राजेंद्र खन्ना खुद इस डेस्क की निगरानी करेंगे। सानहा नलतर के हवाले से भारतीय मीडिया का जहरीला प्रोपोगंडा भी जारी है और इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को दहशतगर्दों ने मिसाइल से निशाना बनाया। इस पर कल एक वीडियो जारी हुई और उस वीडियो को इंडियन मीडिया ने बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की। थैंक्स टू इंडियन मीडिया जी के उन्होंने ये वीडियो जारी की, जिससे ये कम से कम सामने आया कि तालिबान ने ये काम नहीं किया, क्योंकि वीडियो से मिर्जा की तारीख एक बार फिर जो है वो कंफर्म कर दी गई है। कल मत जेल में उन्हें तख्तादार पर लटकाया जाएगा, जबकि सौलत मिर्जा की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया। 24 घंटे बाकी है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन टेकअप नहीं की तो कल सुबह का सूरज सौलत मिर्जा नहीं देख सकेंगे। सऊदी अरब के शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिका को यमन के मसले पर बात करने से ना कर दिया। खुद शाह सुलेमान अमेरिका नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने खलीजी मुमालिक के सरबराह इजलास में अपने वली अहद को भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा धांधली का शोर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि बरतानवी इलेक्शन में भी अब धांधली की आवाज सुनाई दे रही है। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे ने अपनी शिकस्त के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया। वो ये कहते हैं जी कि मेरे साथ हाथ हो गया। ये कुछ आम खबरें हैं जी, इन पर हम सब पे बात करेंगे और रॉ में अपने सेकंड स्लॉट में उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज का अहम फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के NA 125 और PP 155 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो उसको मुअत्तल करार कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को दोनों हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं दोनों सीनियर सहाफ़ी, जनाब रहमत अली राजी साहब और खालिद चौधरी साहब। दोनों को हमने दावत इसलिए दी है कि इलेक्शन में आज 11 मई है और 2 साल पहले ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। इन 2 सालों में नवाज शरीफ की हुकूमत और ये इलेक्शन के बाद के जितने प्रोसेस हुए, जिसमें धरना और दीगर मामला भी शामिल थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता हल्के खुल रहे हैं, धांधली के प्रूफ सामने आ रहे हैं और बाज़ माहिरीन तो ये कहते हैं जी कि NA 122 का जो रिजल्ट है वो भी PTI जो है कि हक में आएगा और अयाज सादिक साहब की सीट जो है वो जाने वाली नहीं बल्कि जा चुकी है। रहमत अली राजी साहब, ये इलेक्शन धांधली 2 साल 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए और आज भी हम उसी में फंसे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये चीज़ें जो अब आपने अभी बरतानिया की बात की है कि एक शख्स जो है उसने कहा है कि जॉर्ज गैलवे बड़े मशहूर हैं और पाकिस्तान के बारे में उनकी अच्छी हमेशा राय होती है। पाकिस्तानी हालात के साथ बड़े मैच करते हैं तो उनको शायद लगा कि मेरे साथ भी हाथ हो गया, मेरा ख्याल है। वो PTI के सपोर्टर भी बड़े जबरदस्त है। दूसरी तरफ देखें, बात यह है कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में
धांधली का शोर शराबा तो जाहिर है कि जो हार जाता है वो करता है। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो एक पार्टी ने कहा कि ये धांधली हुई है, ये हल्के आप खोल दें, और मेरा ख्याल है कि ये अगर हुक्मरान कोई सही सच्चे हुक्मरान होते तो वो ज़रूर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, वो अपना तहकीकात के लिए कमीशन बना देते या जो भी बना देते। तो ये इतने जो मसाइल हैं, कभी हड़ताल हुई, लॉन्ग मार्च हुआ, वहाँ धरना हुआ, और इतना वक्त कौम का ज़ाया हुआ और ज़ाया किया गया। अब फिर वही सिलसिले चल के मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, हम उन पर तबसरा क्या करें कि उन्होंने एक सस्पेंड कर दिया है। अब देखते हैं, क्योंकि ये तरीक़ेकार तो यही होता है, या समाअत वो कर लेते हैं या नहीं करते, दो चीज़ें रिजेक्ट करते हैं दरख्वास्त को। नहीं, एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला इस तरह होगा और ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं, ऐसा मेरा ख्याल स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। नहीं, वो कर देते कि हम सुनते नहीं है, ठीक है जो भी है मुस्तरद कर देते, ये चीज़ें भी हो सकती है। पीटीए क्लेम कर रही है जी कि जजों ने फिर आरओ को जो है वो सेव किया है। सेव किया तो ज़ाहिर है वो तो इल्ज़ामात लगेंगे, और अदलिया पे तहफ़्ज़ात तो पहले भी हैं, आप भी फिर लोग लगाएंगे, वो उन चीज़ों को देखना चाहिए। खालिद चौधरी साहब, योर टेक। सर, बात ये है कि आज की तारीख मेरे लिए इसलिए सबसे अहम है कि आज सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े राइटर के आज यौम पैदाइश। सादत हसन मंटो साहब की बात आप कर रहे हैं। जी जी। तो कौम को उसकी मुबारक हो कि वो एक बहुत बड़ा राइटर था। अब आते हैं 125 पे। देखिए, या तो आप ये समझें कि ये सारी तहरीकें जो चल रही हैं और सारी ये इनका जो जोर है, अगर तो हुकूमत गिराने पे है, हुकूमत गिरा ले, इलेक्शन ऐसे ही होंगे। मैं ये पहले भी आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी, हमारा मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए। इस मुल्क में पिछले 67 वर्षों से जो कुछ होता रहा है वो सबके सामने है। पाकिस्तान बना तो झुर्लू का लफ्ज़ ईजाद पंजाब में इलेक्शनों से हुआ था, तो वो तो आज तक चलता आ रहा है। बजाय इसके कि हम इस बात पे फोकस करें कि आपस के झगड़ों में एक पोलराइजेशन खौफनाक किस्म की पैदा करें, उससे बेहतर है कि मिल बैठ के ऐसे इकदामात किया जाए, ऐसे कवानीन। खालिद साहब, सजेशन होगी ना, लेकिन मुझे ये जो आज स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये पीटीए के हक में बेहतर है, पीएमएलएन के हक में बेहतर है? अदालतों के फैसला तो फैसला आ गया, तो उस पर थोड़ा सा तबसरा तो किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड था वो, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था वो, इसलिए कि अगर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला देखें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने निशानदही तो जरूर की है, लेकिन ये कहीं पे उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया कि इसका जिम्मेदार कौन था। जब आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो फिर यही फैसला आना था, जो ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड था ये फैसला आएगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कराची में घुस जाऊं और जाके वहां पे तोड़ फोड़ करूं, जबरदस्ती किसी का गिरेबान तोड़ूं, वहां के शीशे। शर्जील मेमन साहब की जो मीडिया से गुफ्तगू थी तो पानी के मसले पर, लेकिन ज्यादातर गुफ्तगू उन्होंने जुल्फकार मिर्जा के हवाले से की है और खासे नाराज है पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फकार मिर्जा के रवैये से। वो कहते हैं जी कि ये बदतमीजी का कल्चर जो है ये मिर्जा साहब ने शुरू किया है। लेकिन अगर इन्हें याद हो तो एमकेएम के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिर्जा साहब ने की थी, उस वक्त यही पीपल्स पार्टी के रहनुमा डींगे बजा रहे थे, बगले बजा रहे थे। और इसके अलावा तो उन्होंने ये भी कहा कि जुबानें और मवाद हमारे पास भी है, लेकिन हम सब नहीं चाहते। एक बड़ा अजीब और गरीब शिकवा उन्होंने किया राजी साहब कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, कोर्ट नोटिस ले, जो जुल्फकार कह रहे हैं वो एमएनए एमपी हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट है, जिनकी वजह से वहीदा शाह तो चले एक मेंबर थी उस वक्त और वो इलेक्शन प्रोसेस में थी, तो इस पे क्या उनको लेना चाहिए कोर्ट को नोटिस? मेरा ख्याल क्यों लेना चाहिए, कोर्ट आपस में ही ये लगे हुए हैं, एक लूट मार का मसला है सारा, मतलब इनका जदाद। वैसे अगर कोर्ट नोटिस ले तो कहानी तो खुले ना, कुछ सामने तो यार क्या होगा, कुछ भी नहीं। अदालतों में जिस तरह जुडिशल कमीशन का आप देख लें चल रहा है, ये कौम का मौजू नहीं है, ये जाती मौजू है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, वेलकम टू पावर लंच। आपसे गुफ्तगू करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो NA 125 का जो रिजल्ट आया, और उसके बाद मैंने आपसे रॉ ने जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए नया डेस्क कायम किया है लोधी रोड इंडिया पे, उस पर बात करूंगा। लेकिन मुझे पहले आपसे पॉलिटिकल तजिया कराना है। 11 मई 2013 से 11 मई 2015 आ गया
और हम अभी तक धांधली में फंसे हुए हैं, धांधली के प्रोसेस में खेल रहे हैं। एक तो इन 2 सालों को जरा तजिया कर दें और फिर ये बता दें कि 1 to 5 का फ्यूचर क्या है। देखें जी, पहली बात यह है कि धांधली वाला जो मामला है उसको हमने बहुत बुरी तरह से मिस हैंडल किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये धांधली वाला जो मसला है ये सिर्फ एक पार्टी का या इमरान खान का पैदा किया हुआ तो नहीं है। सब पार्टियों ने बैक जुबान ये कहा कि धांधली हुई है और कुछ ने ये कहा कि बड़े बहुत हाई लेवल पे धांधली हुई है और धांधली की जो उन्होंने बातचीत की उससे यही जाहिर होता था कि हर जगह ये धांधली हुई है। अब इसको 2 साल तक इसकी हुकूमत जो है उसने कोई बातचीत नहीं की। एक पार्टी ने जब खासकर प्रोटेस्ट किया तो उसको दबाने की कोशिश की गई और 4 हलकों की बात शुरू हुई, मगर वो 4 हलके न खोले गए। अगर ये हुकूमत के यहाँ इसकी सफाई मौजूद थी तो वो 4 हलकों पे मामला तय हो जाता। इसको 2 साल तक खींचना, उसके दरमियान धरने हुए, जुलूस हुए, पूरे मुल्क का कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो गया और बहुत सारे मसाइल जो थे वो हमें उनसे हम 2-4 रहे। अब बात यह है कि फाइनली जब ये जुडिशल कमीशन की भी बात हो गई और इसी दौरान जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो भी एक्टिवेट हो गए। गो इनका काम था 120 दिनों में मामले तय करना, इन्होंने नहीं किए। मगर अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से एक खासकर हल्के का 1 to 5 का रिजल्ट भी सामने आ गया और उन्होंने भी गोलमोल सी बात कर दी, यानी ये नहीं कहा कि किसकी जिम्मेदारी है, जो कि असल में बात होनी चाहिए थी। और असल जो एजेंडा है वो यही है कि क्या ये पीछे से किसी ने करवाया, सिस्टमैटिक तरीके से हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने ये कह दिया जी बेकायदगियां हुई हैं। भाई अगर बेकायदगियां हुई हैं तो किसने करवाई? खुद से तो नहीं होती, और जिसने करवाई हैं फिर वहां तक पहुंचा जाए, यानी इसकी तह तक पहुंचना चाहिए था और जिम्मेदारी जो है उसका तयन करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। चूंकि इस लेवल पे ऐसा नहीं हुआ, फिर वो मामला उनको गुंजाइश मिल गई पीएमएलएन को, उन्हें नजर आया कि ये गोलमोल लफ्जों में बात की गई है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट के यहां भी बिल्कुल इसी चीज की तवक्को थी कि 2 टोक फैसला नहीं आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, जिसका मेन काम है कि सही फैसले करना, और असल में तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही है जो इसका मजाज है। मगर वहां से यूं लगता है कि जैसे दायरा इख्तियार नहीं है, वो कहते नहीं जुडिशल कमीशन इसको फाइंड आउट करेगा। नहीं, जुडिशल कमीशन अगर ना बनता तो क्या होता? फिर ये क्या होता? वो जुडिशल कमीशन तो चूंकि बना, वो के चूंकि उन्होंने कह दिया पीटीआई ने जी हमें एतबार नहीं है ट्रिब्यूनल्स पे, अगर वो ना बनता तो ट्रिब्यूनल इसको यही खत्म करके और बंद कर देता। हम तो बड़ा मान करते हैं, बड़ा नाज करते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही असल जगह है जहां इलेक्शंस के मसाइल जो हैं उनका हल किया जाता है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये कहे जी कि जुडिशल कमीशन का मामला है, असल मसला वही है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी बुला सकती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। क्या है जनाब, आपने ये क्यों नहीं बताया किसने धांधली की है और उसको आपने फिंगर आउट क्यों नहीं किया, उसको सजा क्यों नहीं दी? मैं तो पहले यह समझता हूं जी कि यह मामला शुरू से ही गड़बड़ का शिकार है। सबसे पहले इसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने खुद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने जो एक रिपोर्ट शाया की थी जो 2-3 दिन तक इंटरनेट पे रही और फिर उसको रिट्रीव कर लिया गया, क्या उसके अंदर क्लियर सबूत धांधली के नहीं है? अगर आप उसको बेकायदगी कहते हैं तो वो भी मान लीजिए, वो भी धांधली की तरफ ही लीड करते हैं ना फिर। यानी उसमें उन्होंने ये कहा कि जी आरओ जो थे वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। मानते हैं कि धांधली का सेगमेंट मौजूद है, मुनज़्ज़म है या नहीं है, ये अभी क्वेश्चनेबल है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये 1-2 भी आ जाता है, 1 to 5 पहले से मौजूद है, तो क्या हुकूमत स्टैंड कर पाएगी? देखें जी, मैं समझता हूं कि यह बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिस तरह की धांधली और जिस पैमाने की धांधली इनमें नजर आ रही है, 1 to 2 के बारे में कहा जा रहा है, अब हम लफ्जों से खेल रहे हैं कि जी 93,000 वोट जो हैं वो गैर तस्दीक शुदा हैं। अगर ये मिसाल आप अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल आप लाइसेंस किसी की बात ले लें, जैसे वेपन्स के, असले के लाइसेंस हैं, और अगर लाइसेंस का रिकॉर्ड चेक किया जाए और रिकॉर्ड में ना मिले तो उसको गैर तस्दीक शुदा ही कहेंगे ना। और अगर गैर तस्दीक शुदा है तो क्या फिर वो जाली नहीं है? मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह अल्फाज के साथ खेल रहे हैं। औरों को बेवकूफ बनाने के लिए अखबार में ये खबरें दे दी जाती हैं ताकि एक आम इंसान जो है उसको बेवकूफ बना दिया जाए,
93,000 वोट गैर तस्दीक शुदा है, मैं उसको क्या समझूं? उसे मैं ये कह दूं कि जी बस। आता हूं खालिद चौधरी साहब, जो तजिया किया शाहिद लतीफ साहब ने, कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि मामला यूं ही है? आवाम को तो हम 68 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब जब मुशर्रफ का दौर आता है और एमएमए बनता है और वो डिग्रियों के मामले पे वो जो मजहबी जमातों के वो जो सर्टिफिकेट थे वो अदालतों में पड़े रहे, हुकूमतें ख़त्म हो गई, उनके फैसले नहीं हुए। और अगर सुओ मोटो लिया जाता तो 2 बोतलें शराब पे सुओ मोटो लिया जाता था। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा कौमी मसला था कि जिसमें सुओ मोटो लिया जाना ज़रूरी था। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस चक्कर में मत पड़े। अगर इस चक्कर में पड़ेंगे कि हुकूमतें गिरानी है, दूसरी हुकूमत आ जाएगी, अगर वो इस्लाहात नहीं करेंगे, अगला आप कह रहे हैं जी मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। मिट्टी पाने की बात नहीं है। आप इस बात पे आए कि इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन वो ऐसा बने कि जैसे इंडिया, इस हुकूमत का फैसला ना हो किसने धांधली की है कि नहीं की। जरूर होना चाहिए, लेकिन तमाम एनर्जी इस पे जाया नहीं होनी चाहिए। इसके साथ हमें यह भी अमल करना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन होल्ड करवाने हैं वो इतना ही पावरफुल, इतना ही आजाद, इतनी तमाम उसके लिए करेगा कौन? जो धांधली से आया है, जो अनइलेक्टेड है, जिन्होंने फिर तो ऐसे ही चलेगा। मुझे बताया चोर मर्जी का जज करेगा, ऐसे ही चलेगा। अगली हुकूमत आएगी वो भी ऐसे ही करेगी। राजी साहब नहीं, सही की बात है कि जब तक ये चीजें चलती रहनी, जब तक हमें ये तय ही ना हो ये इलेक्शन जो हुआ है, मुजरम कौन है, सजा किसको मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ये हरकतें ना हो। अगर हम इसको मिट्टी पा रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी पाव वाली बात है, तो फिर आइंदा भी वो मिट्टी ही पाती रहेगी, फिर कोई काम कोई नहीं होगा। तो आप कहते हैं इस दफा दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए, 100% होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और आवाम, मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि ये जो जुडिशियल कमीशन है ये बिल्कुल लाइव चलना चाहिए, सारी आवाम को पता चलना चाहिए कि क्या वहाँ हो रहा है और क्या उसका फैसला होना है। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई क्या लाइव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 11 मई 2013 को इलेक्शन जीता था और आज वो यौम फतह मना रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लिए यौम स्याह है। 11 मई 2013 को आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने ईमान में अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई थी और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर जहाँ कई सवालिया निशान लगे हैं, उस इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम का भी सामना है। लेकिन इसके साथ साथ सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है। मारूफ बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान की मईशत में नुमाया बेहतरी आई है और पाकिस्तानी मईशत तेज तरक्की करने वाले मालिक में 5वें नंबर पर आ गई है। क्या कहेंगे खालिद चौधरी साहब? कुछ भी नहीं, मजाक है सारा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सरमायादारी दहशतगर्दी चल रही है। एक तो मजहबी दहशतगर्दी है, दूसरी सरमायादारी दहशतगर्दी चल रही है कि जो हैब्स हैं वो इस तरह से ऊपर जा रहे हैं कि वो आसमानों में गायब होते जा रहे हैं, उनका निशान नजर नहीं आ रहा। और जो हैव नॉट्स हैं वो वहां पे जा रहे हैं कि जहां पे वो उनके लिए सांस लेना भी जो है वो नामुमकिन हो चुका है। अब इस मुल्क में फैसला ये करना है, मुझे फैसला ये नहीं चाहिए कि इलेक्शन दुरुस्त होते या नहीं होते, मुझे इस मुल्क में मुआशी इंसाफ चाहिए, मुझे इस मुल्क में गरीब को रोटी का मुआशी बेहतरी भी चाहिए, मुआशी बेहतरी भी चाहिए। लेकिन मुआशी बेहतरी देखे, अगर तो आप सर्विस पे जाएंगे तो वो तो देखेंगे कि इस मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना पैसा आया। इंडिकेटर्स होते हैं नहीं, लेकिन उसमें होता क्या, पता क्या है? उसमें होता यह है कि जो सरमायादार होता है उसके सरमाया में और इजाफा हो जाता है, ठीक है, और जो खते गुर्बत से नीचे रह रहा होता है वो और नीचे चला जाता है, ठीक है। मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी तरक्की चाहिए चाहे मैं एक बराबर सतह पे आ जाऊं, लेकिन अगर मैं सरमाया शेयर नहीं कर सकता, कम से कम हैर जो है वो भूख तो थोड़ी सी शेयर करें। क्यों जी? अगर आप भूख शेयर नहीं करेंगे, ये जो जमहूरियत का मॉडल है, क्या ये डिलीवर कर पाएगा? चौधरी साहब जो ड्रीम देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, ये जमहूरियत आइडियल है? जो हमारे एक साफी थे माइशत के माहिर, बड़ा वो टमकीरियाँ चलाते थे कि भी इतना बढ़ गया, इतना रो गया। मसला ये है कि हम तो सीधे साधे आदमी, अनपढ़ आदमी हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अवाम को फ़ायदा हो रहा है, वो तो नज़र नहीं आ रहा।
ना आपका बिजली का फायदा नजर आ रहा है, ना ठीक है, गैस आप का कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी वो कुछ भी नहीं, क्लियर कट है। चलिए कोई चीज़ नहीं। शाहिद लतीफ साहब की तरफ बढ़ते हैं, मैं इससे भी बात करूंगा और उसके अलावा इसको जोड़ लेते हैं अगली स्टोरी से। पाकिस्तान के मारूफ रोजनामे ने ये स्टोरी शाया की है। स्टोरी हम इग्नोर नहीं की जा सकती, लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए रॉ में एक नया डेस्क कायम कर दिया गया है। रॉ के चीफ राजिंदर खन्ना खुद इस डेस्क की निगरानी करेंगे। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए $30 करोड़ का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है और भारतीय खुफिया एजेंसी को मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की भी हमायत हासिल है। जराये के मुताबिक बांग्लादेश की तहलीक के बाद रॉ को दूसरा बड़ा टॉस दिया गया है और पाकिस्तानी एजेंसियों ने रॉ के इस खतरनाक मनसूबे के बारे में मालूमात हासिल कर ली है और इसकी मुतबादल यानी इसको काउंटर करने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। सानहा नलतर के हवाले से भी जो मैंने आपको बताया कि भारतीय मीडिया ने किस तरह का जहरीला प्रोपोगंडा जारी किया हुआ है और उन्होंने बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी जारी की जिससे ये जाहिर होता था कि टेररिस्ट जो है शायद उन्होंने ये काम किया, लेकिन जब फुटेज को एग्जामिन किया गया तो एक पुरानी फुटेज जिसको जोड़ तोड़ के उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये वो मिसाइल है जो दागा गया। लेकिन ये बड़ी अहम स्टोरी है। इसमें रॉ के बारे में आपको पता है कि उसका मिशन जो है वो इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना, इसके अलावा नजरियाती जंग लड़ना और तहरीबकारी सबूताज लोगों को मारना, ये रॉ पाकिस्तान में एक्टिविटी करती रही है। पिछले गुज़श्ता चंद दिन रोज़ कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में और पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को वार्न किया कि वो अपनी एक्टिविटी पाकिस्तान में बंद कर दे। और जब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मुआहदा हुआ है उस वक्त से चीन और उसके साथ किसी हद तक अमेरिका और मगरबी मालिक के बारे में तासुर पाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा वॉर शुरू कर रहे हैं, जिसका आपने देखा कि सानहा नलतर के बाद किस तरह उन्होंने ये काम शुरू किया। इसके अलावा कराची में कत्ल होने वाले सबीन महमूद के हवाले से भी ज़राए ये कहते हैं जी कि उसमें भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। बलूचिस्तान के हवाले से उनका मर्डर हुआ। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब, स्टोरी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या कमेंट करेंगे सर रॉ के हवाले से और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, रॉ की तरफ से जो भी खबर आती है वो काफ़ी मुतवक्को होती है। ये तो बड़े अरसे से अब हम देख रहे थे कि जब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये इस तरह के मुआहदे हुए और होने जा रहे थे तो एक चीखो पुकार हिंदुस्तान की तरफ से शुरू हो चुकी थी। यानी रॉ वो एजेंसी है कि जिसको आप तारीख के आईने में अगर देखें, गो उनका जो क्लेम है वो ये है कि पाकिस्तान रियासती दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। मगर देखना तो ये हमें चाहिए कि रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद किसने रखी। मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी की बुनियाद जो थी वो किसने रखी थी। तो क्या हमने कभी भारत को इस तरह का आईना दिखाने की कोशिश की है? ये हकीकत है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में भारत हमसे बहुत आगे है और हम उतने ही कमजोर हैं इस मामले में। हमें तो अपने अंदरूनी मामलात से फुर्सत नहीं कि एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के से गुत्तम गुत्ता हैं, एक दूसरे को गिराने में लगी हुई हैं। हमारे सामने जो इतने वाइटल नेशनल मामलात हैं और अफेयर्स हैं उनके लिए वक्त ही नहीं। तो रॉ को खुली छुट्टी मिली हुई है। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर ये कोई आज नई बात नहीं है, ये पुराना किस्सा है। और जैसे मैंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान से आप शुरू हो जाएं, कम से कम 1971 ऑनवर्ड्स एक पैटर्न आपको नजर आता है, यानी 40-45 साल अब हो गए। और आज की दुनिया में हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती, अब प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है। यानी आप मीडिया के जरिए करें, आपके सोशल सिस्टम के जरिए करें, आपके अंदर ऐसे वायरसेस पैदा कर दें जिसके जरिए फिरका वारियत की बुनियाद पर दहशतगर्दी करवा दी जाए। यानी ये वो सारे तरीके हैं जो दुश्मन इख्तियार करता है और हिंदुस्तान क्लियर तौर पर इन सारे हरबों को इस्तेमाल कर रहा है। अरसे से हमें इस मामले में शिकायत है मगर हम उसका तोड़ नहीं कर रहे, हम इसका काउंटर नहीं कर रहे।
लिहाजा उन्हें खुली इजाजत है। और आज जो चाइना के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे होने जा रही है, और सबसे बड़ा दुख उनको इस बात का है कि ज़रबे अज़ब के नाम से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया है कि दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। और पाकिस्तान में ये अमन और सलामती की एक बुनियाद पर चाइना जो है वो सामने आया है। आपकी आर्म फोर्सेस की तरफ से पर्सनल गारंटीज दी गई हैं। ऐसे $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करने आता। और पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से जो हालात हैं उनमें कौन सामने आएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए? आपके अपने इन्वेस्टर जो हैं वो बाहर चले गए। तो ये बुनियाद है। आप हमारे जो साथ रॉ को जो तकलीफ है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक्टिविटी कर रही है, भारत जो है जब से चाइना और पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत चल रही है, बहुत सारी एक्टिविटी हमें देखने में आ रही है, तेज हो गई है। और इंटरनेट पे जाए या मीडिया, सोशल मीडिया देखे तो वहाँ एक तूफान है, बदतमीजी है कि जो कि इंडिया ने बर्पा किया हुआ है। क्या फ्रस्ट्रेशन है इंडिया को कि आप अपनी इकोनॉमी को चलाएं, हम अपनी इकोनॉमी को चलाएं? देखिए, इसमें इंडिया का भी मसला है, अमेरिका का भी मसला है। जिस तरह गवादर का आप देखो ना, जब शुरू होता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पैदा कर दी जाती हैं, बलूचिस्तान में बिलखसूस। हम चंद माह पहले वहाँ गए, कोटा में CPNE का हमारा इजलास था, तो वहाँ जो कोर कमांडर थे उन्होंने भी हमें इनवाइट किया, ब्रीफिंग दी। और उसमें मामा कदीर की बात कर रहे थे कि एक सहाफ़ी ने बाकायदा, हमने कहा ये आप जो ज़्यादती बात कर देते हैं सहाफ़ियों से, तो ये ना किया करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सहाफ़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 4 कालें तो हमने ट्रेस की हैं, एक हमारी कोर ने ट्रेस की हैं कि जो रा के डायरेक्टर हैं या जो भी है चीफ हैं, उनसे उनकी बात हुई है इसी हवाले से। और ये मामा कदीर का जो इशू वहाँ से पैदल वहाँ से चलाया और इस्लामाबाद तक गया और फुल कवरेज की, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और वहाँ भी एक्टिविटी जितनी भी हैं, और उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें नक्शों में हर चीज़ में हमें बताई गई कि ये अमेरिका भी समझती है कि वो उनका इंडिया रॉ से एक कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा उनके पास सबूत है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि जी ये सारी सूरत हमें जो यहाँ किया हुआ, इसमें क्या है, 2 बंदे 3 बंदे जो कहते हैं जी ये अलहदा होना चाहिए, वो तो बाहर बैठे हैं, उनकी वहाँ मतलब फ्लैटों में बुरा हाल है, पता नहीं किस तरह वो गुजार रहे हैं। तो उनको अब हलाशरी देने वाले यही अमेरिका भी है और राके भी लोग हैं। और वो अगर इतने सफारत खाने कौंसलेट वहाँ बनाए हुए थे अफगानिस्तान में, तो पहाड़ी इलाके को उन्होंने वहाँ फिल्में बनाने के लिए तो नहीं बनाए, तो आखिर कोई मकसद ही था। और वही ये चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारी ये आप प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं, कल परसों जो हादसा हुआ है उसमें 100% मुलव्वस होगा। और इन्होंने ये चीज़ करनी थी कि भी इस तरह का खौफ राज फैला के हम इन पे करें, और प्रोपेगेंडा सिर्फ कर भी वही रहा है और कोई नहीं कर रहा। तो दुनिया में कोई और प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मतलब एक हमें तो अंदर की जंग का भी सामना है, और इस जंग को भी उन्होंने फौज को चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे उनको, ताकि ये चीज़ें उनका कला कामा हो और उनको ऐसा इबरतनाक उनको सजा होनी चाहिए या निज़ाम देना चाहिए। ये हम 8-10 साल से जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं खालिद साहब, बड़े अरसे से हमने रॉ के को इग्नोर कर दिया। हमने कहा कि हमारी अंदर की जंग है, हमारे अपने लोग हैं जो कि बागी हो गए, फिर हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया। लेकिन अब फिर शवाहद ये बताते हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई दिमाग है और रॉ है और फाइनेंसिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है बलूचिस्तान में, कराची में किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये मामले से कैसे निपटा जाए? फौज ने मैसेज दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? पहली बात तो ये है कि एक बात मद्देनजर रखे, दुनिया में कोई दोस्ती परमानेंट नहीं होती, कोई दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, उसके मुताबिक दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। और जो खुफिया एजेंसियां बनाई जाती हैं, वो MI6 हो, CIA हो, FBI हो, ISI हो, मोसाद हो, रा हो, कोई भी हो, वो इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो कल्चरल प्रोग्राम कराएं। वो अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करती है। ठीक है, जब लड़ाई होती है तो फिर आप लड़ने पे ये बात नहीं कह सकते कि जब लड़ाई हुई मैंने तो तुम्हें 1 मुक्का मारा, तुमने मुझे 5 मुक्के मारे। लड़ाई होती है, कोई 1 मार लेता है, कोई 5 मार लेता है। ठीक है, उसका हल यही है कि लड़ाई के जो वजूहात है, असबाब जो है, असबाब है, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। वरना ब्लेम गेम में हम इसी तरह खेलते रहेंगे और इससे कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और देता हूँ, यही
इंडिया यही चाइना था। 1962 तक नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद जंग हो गई और फिर इनके दरमियान एक दुश्मनी शुरू हो गई। आज वही इंडिया है, वही चाइना है। आपको पता है ना उनके ट्रेड का वॉल्यूम क्या है और हमारे साथ क्या है। हम तो पीनट एक ट्रेड का वॉल्यूम है ना उनके साथ, मतलब 100 बिलियन से ज्यादा शायद, मुझे अगर मैं चाइना और इंडिया की आपस में, चाइना और इंडिया का आपस में, तो मैं नहीं समझता कि चाइना इंडिया को इस बात की, यहां पे चाइना आपके साथ खड़ा है, वो इंडिया को इस बात की इजाजत नहीं देगा। ठीक है कि चूंकि असल जो वो ताल्लुक चलता है ना आज के दौर में, वो हथियारों से नहीं चलता, वो मईशत से चलता है। और इंडिया और चाइना की मईशत का बेपनाह ताल्लुक है। ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट है जी शाहिद लतीफ साहब। चाइना कहाँ स्टैंड करेगा अगर ये वॉरफेयर चल रही है, रॉ इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान के अंदर, तो चाइना इसको इग्नोर करेगा? हम हाईलाइट तो कर रहे हैं, तो चाइना का प्रेशर भी इंडिया पे आएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि बेसिकली ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी ये नहीं हो सकता कि हम हर चीज की तवक्को चाइना से रखें। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो उसको कुदरती बात है प्रोटेक्ट करेंगे। मगर इसका क्या ये मतलब है कि हम चुप कर जाएं? हमें क्या ये सबक नहीं सीखने चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि बेसिकली हमारे एटीट्यूड ठीक होने चाहिए, बेसिकली हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि हर 5 साल बाद ये तमाशा फिर से खड़ा ना हो जाए। तो चाइनीज को पहले भी गवादर पे काम करते हुए मारा गया और वहां से सब कुछ पैकअप हो गया। फिर आपकी एक हुकूमत आई, उन्होंने ये सिंगापुर के हवाले कर दिया ये प्रोजेक्ट, फिर से हमने चाइना के हवाले किया। तो पहले तो इसी पैटर्न को अगर आप देखें, क्या ये हम चाइना पे कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं? क्या हम चाइना को जो हमारे हिस्से में काम है उसमें हम उनकी मदद कर रहे हैं? अब इस मरतबा आपने देखा कि स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है कि हम डिवीजन रेज करेंगे चाइना की सिक्योरिटी के लिए। ये हमें करना पड़ा और हमें करना है, ये है हमारी जिम्मेदारी जो हमें निभानी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, जितनी एजेंसीज आपके खिलाफ इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं, और ये गवादर वाला मामला पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। लिहाजा इसके पीछे सिर्फ रॉ नहीं, इवन इस इलाके की बहुत सारे और भी कुव्वतें जो हैं, और वेस्ट है, फिर अमेरिका है, ये सब के सब मिलके इसको डीरेल करने की कोशिश करेंगे। तो चाइना अपनी पूरी जो है वो कोशिश के साथ, उसको मालूम है कि इस मामले में रुकावटें आएंगी, मगर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े होते हुए ये सारी चीजें, इसके बारे में एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी आप देखिए कि हम रूट के बारे में हमने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, क्या ये भी कोई काला बाग डैम की तरह इसको सियासत की नजर हम कर देंगे? चाइनीज अगर ये देखेंगे कि इनके अंदर अपने ऐसे तजादात मौजूद हैं, तो लाजमी चीज है कि वो इससे डिमोरलाइज होंगे। लिहाजा जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूरी तरह उसको निभाना चाहिए। कालाबाग डैम के बारे में भी ये चहमगोइयां हो रही थी और बहुत सी बातें सामने आई कि उसके पीछे भी रॉ इन्वॉल्व थी, वहां भी सिंधी कौम परस्तों को प्रोवोक किया गया। और अब अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुतजाद बातें सामने आती है, तो जो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, मुश्तनुमाई करते हैं, वो भी तो उनके पीछे भी तो रॉ है। भारत के हामी हैं वो लोग, भारत के हामी हैं जो अब मुखालफत कर रहे हैं, वो भारत के हामी। ठीक है, शैलजी साहब आप एग्री करते हैं कि वो भी इंडियन नवाज है और रॉ के कहने पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये क्रिएट किया गया, मगर उसका जवाब ये है कि फिर से हमारा रोल आ गया ना, कि जहां कहीं किसी शक व शुबा की गुंजाइश है, क्या उसके ऊपर फौरन रिस्पांस नहीं आना चाहिए? हम क्यों ये इजाजत दें रॉ को कि शक व शुबहात पैदा करे? मेरा पॉइंट ये है कि जहां कहीं इस चीज की गुंजाइश है, हमें फौरी तौर पे सामने आना चाहिए। जिस तरह मैं कह रहा था कि अगर प्रोपेगेंडा वॉर है और हमारे बारे में दुनिया भर में गलत तासुर कायम करता है भारत, दहशतगर्दी के मामले में या और मामला पे, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। हम चुप क्यों हैं? हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम तो ये भी बात करते हुए घबराते हैं कि रॉ का हाथ है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो इट्स मीन के वी आर हाईलाइटिंग द राइट इशू। यस, ठीक है, हम अगर इशू हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, सालेह जाफर साहब को हमने लाइन पे लिया, स्टोरी उनकी है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम टू पावर लंच सालेह जाफर साहब। आपकी स्टोरी आज पूरे मुल्क में डिस्कस हो रही है और रॉ के बारे में आपने इंकशाफ किया है
एक तो स्टोरी की ऑथेंटिसिटी के बारे में और इसकी वैलिडिटी के बारे में ये बताइए कि आपने कहा कि चौधरी निसार साहब के पास सारे सबूत मौजूद हैं, तो कब दिखाएंगे चौधरी निसार साहब ये सारे सबूत? ये चौधरी निसार साहब ने कल ऑन रिकॉर्ड कहा था कि वो 2-3 दिनों में, नेक्स्ट वीक में किसी वक्त इसके ऊपर सारी डिटेल्स पब्लिक में लाएंगे। लेकिन ये जो स्टोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो उसका एक बहुत ही अच्छे अशीर होगा। जो चौधरी निसार साहब के पास फैक्ट्स हैं और जो उनके पास फिगर्स हैं, वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। इस रॉ के बारे में तो जी किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की बदतरीन दुश्मन तंजीम है, मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन तंजीम है। और बदकिस्मती से इंडिया को एक ऐसा लीडर मुयसर आ गया है जो मुसलमानों और पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। मेरा डेफिनेटली हवाला जो है वो मोदी की तरफ है कि नरेंद्र मोदी जो है उसका तो तारीख और रिकॉर्ड ये साबित करता है कि उसने मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के बारे में उनका जो रवैया है वो इंतहाई मुनाफिकाना नहीं बल्कि मैं समझता हूँ दुश्मनाना है। और ये उनको मौका मिला है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनकर के वो अपने जो छुपे हुए और उसके दबे हुए जो अज़ाइम हैं उनको इसके लिए पूरा करें, और रॉ उनका सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट साबित हो रही है। जी तो साले जाफर साहब, क्या पाकिस्तान ने भी प्लानिंग की है, इसका तोड़ बना लिया है और हम भी भरपूर जवाब देने की तैयारी में हैं? देखिए जी, माजी में तो ये हुआ है कि जब भी इंडिया ने कोई किसी किस्म की मंसूबाबंदी देखी है तो हमारे लोगों ने उसका कोई काउंटर, उसका जवाब नहीं तोड़ा और तलाश किया है। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे अदारे हैं वो इस कदर अलर्ट हैं, इस कदर वो मुस्तैद हैं कि मुझे इस बात का यकीन है कि उसका रोड तोड़ तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बदकिस्मती की और बात है जो शायद आप सुनना पसंद करें या न करें, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी यकजहती होनी चाहिए, जो इत्तेफाक राय होना चाहिए भारत जैसे दुश्मन के मुकाबले में, वो यकजहती और वो यकसुई हमें नजर नहीं आ रही। आपकी एरिया में आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान का जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो उसमें आप देख लें इंडियन कांग्रेस, इंडियन बीजेपी, अलगरज इंडिया के तमाम जो सियासी ताकतें हैं वो यकजहती पैदा होती है और वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। साले जाफर साहब, एक बड़ा अहम पहलू ये है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान इज वेरी सेलेबल पॉइंट। उनका पूरा इलेक्शन जो है वो एंटी पाकिस्तान कैंपेन पे होता है और उनके टॉक शो सारे एंटी पाकिस्तान के ऊपर हाई रेटिंग पकड़ते हैं। हमारे यहाँ इंडिया से शायद नफरत का वो एलिमेंट मौजूद नहीं है जो उनके यहाँ पाया जाता है। देखिए जी, जो नफरत का लफ्ज है ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, यह है दुश्मनी। आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान मार के वजूद में आया है, पाकिस्तान ने इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाया, इंडिया ने भी जब मौका मिला है पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाया है। ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। सन 71 में मैं आपको ये कहूँ, अब तो किताबों में सब कुछ ये दस्तयाब है कि इंडिया में जो हिंदू टीचर्स थे उनको ट्रेन किया गया, वहाँ पे नफरत के बीज फैलाए गए, वहाँ नफरत की फिजा पैदा की गई, वहां से बात शुरू की। और उसके बाद आप ये देखें मुक्ति बानी इंडियंस ने बनाई। उसके अलावा आप ये देखें कि वहां पर जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में थे उनको इंड्यूस किया, उन्होंने तरगीब दी इंडियंस ने, उनको महाजर बनाया, उनको वहां पर कैंपों में रखा और फिर वहां से लोगों को तैयार करके उनको पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए ना सिर्फ अवसर दिया गया। यही रेफरेंस मैं भी कोट कर रहा हूं। आज जो इंडियन मीडिया है वो तो पूरा हॉस्टाइल है अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान मीडिया का रवैया भी यही है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत सेंसिबल है। जब भी उसको कोई इस बात का पता चलता है कि इंडिया में इस तरह की कुछ चीज हुई है तो इंडियन पाकिस्तान में उसका रद्दमल का इजहार होता है। अगर तो उसकी शिद्दत वो नहीं होती जो पाकिस्तान में उसका इजहार होना चाहिए, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में उसकी शिद्दत वो नहीं होती जो यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में तो कभी उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। ये पाकिस्तान में बात बात इंडिया में इतनी पाकिस्तान के साथ जहरीली मुहिम जारी होती है, इंडियन मीडिया पाकिस्तान के साथ चीख कर फालतू फजूल बातें कर रहा होता है। पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं होता कि इंडिया में किस तरह की गुफ्तगू चल रही है। ऐसे मैं साले जाफर साहब आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूं कि अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो यकजा है और अगर इंडिया कोई ऐसी साजिश करेगा तो पाकिस्तान मीडिया भी वैसे जवाब देगा जैसे इंडियन मीडिया देता है। बहुत शुक्रिया साले जाफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। खालिद चौधरी साहब और रहमतुल्लाह साहब, आप दोनों मीडिया से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ वो माहौल नहीं पाया जाता जो इंडिया में पाया जाता है।
कोई एक छोटी सी चीज हो तो पूरे के पूरे टॉक शोज उस पर चले जाते हैं। उनके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का कोई इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके यहाँ ये मसले सब वही हैं, करप्शन के मसले और लॉ एंड ऑर्डर के मसले, सब कुछ वही है। लेकिन वो माहौल जो पाकिस्तान के अंदर है, हर एक छोटी सी बात को लेकर डिबेट करने का और रेलिवेंट पॉइंट पे हम इस पे नहीं जाते कि नफरत बराए नफरत या हेट बराए हेट। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया आर मोर सेंसिबल देन इंडिया मीडिया? देखिए, अगर आप इंडिया पाकिस्तान के मीडिया की तारीख उठा के देखें तो इंडिया उसका तसव्वुर नहीं कर सकता जिन मसाइल से पाकिस्तान का मीडिया गुजरा है। इंडिया के मीडिया ने 4 डिक्टेटरों से का दौर नहीं देखा, पाकिस्तान के मीडिया ने देखा है। इंडिया के मीडिया के लोग कभी जेलों में, शाही किलों में और फांसी के तख्तों पे, कोड़ों पे और लंबी लंबी कैदों उन्होंने काटी हो। पाकिस्तान के मीडिया ने ये इन तमाम चीज़ों को फेस किया है। तो पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत लर्न किया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात पे साले जाफर से एग्री नहीं करता कि पूरे इंडिया में ये माहौल है, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे तो एक एंटी पाकिस्तान वो एक माहौल है, लेकिन साउथ टोटली डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में आ जाए, साउथ शायद इतना अवेयर भी नहीं है पाकिस्तान के बारे में, नहीं, उनका ये मसला नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान में भी आ जाएं और इसका सर्वे कराएं तो एंटी इंडिया माइंडसेट आपको जितना पंजाब में मिलेगा बाकी 3 सूबों में, खास तौर पे बलूचिस्तान KPK में आपको नहीं मिलेगा, और पंजाब से कुछ कम शायद सिंध में नहीं मिलेगा। ये रियलिटीज हैं, इनसे हम आंखें बंद ना करें। आप एग्री करते? फिर मैं शायद नहीं, मेरा ख्याल है कि सही कह रहे हैं ये। असल तो मसला ये है कि हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस हवाले से, जिस तरह इन्होंने हालात बताए, फौज का दौर, मार्शल लॉ, बाकी सख्तियाँ, तलखियाँ, ट्रेनिंग, हर हमारे जो उस्ताद थे, मतलब जिम्मेदार भी है मीडिया, जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार। अब जो है चैनल वगैरह में काफ़ी तरबियत की ज़रूरत है, वगरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपना प्रिंट मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ शाहिद लतीफ साहब, आप एग्री करते हैं साले जाफर साहब ने जो बातें की और मेरे 2 मज़ज़ जर्नलिस्ट हज़रात कहते हैं जी मीडिया बड़ा जिम्मेदार है? नहीं, देखें ना, जिम्मेदारी इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आपकी कमजोरी बन जाए। अगर आप दूसरे के प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडा की फॉर्म में नहीं देंगे, ये एक नोन चीज है ना, पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी एडवांस वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिका जो है, वो जाके इराक पे हमला कर देते हैं प्रोपेगेंडा करते हुए। ये बाद में कहते हैं कि हाँ जी वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। अफगानिस्तान पे आके हमला कर दिया जाता है, जबकि सारे के सारे जो दहशतगर्द थे 9/11 में इस्तेमाल हुए थे, उनमें ज्यादातर जो ओरिजिन थी वो अरब वर्ल्ड की थी। तो मकसद ये है कि आजकल के जमाने में ये प्रोपेगेंडा जो है, आपको भी एक इक्वली इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। आप ये ना कहें कि जी हम चूंकि मैच्योर हैं लिहाजा हम इसमें बिलीव नहीं करते। नहीं, ये आर्गुमेंट मेरे लिए शायद मुश्किल होगी एक्सेप्ट करनी। हमें एक हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए, हमारी तो गवर्नमेंट भी घबराती है नाम लेते हुए। क्यों ऐसा नाम लेते हुए हम घबराते हैं? रॉ का नाम फर्स्ट टाइम उस दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लिया गया। क्या यह हकीकत नहीं है कि इससे पहले हम कहते रहे गैर मुल्की हाथ हैं, बैरूनी ताकतें हैं? भाई कोई ये किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? यानी वहां पे पूरा मीडिया, पूरी कौम यूं खड़ी हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में। हम ऐसा क्यों नहीं करें? मालिक चौधरी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, जवाब जरा मुख्तसर दीजिएगा 30 सेकंड में। एयर मार्शल साहब, क्या इस मुल्क में 4 मार्शल जो थे रॉ ने लगवाए थे? क्या अफगानिस्तान में रूस की जंग आपसे रॉ ने लड़वाई थी? क्या जो कुछ आपने इन 4 अदवार में आके किया ये मीडिया ने आपसे करवाया था? मीडिया हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा है, इसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। और इस पाकिस्तान में वो रॉ ने आपसे उर्दू कौमी जबान पूरे मुल्क की नहीं करवाई थी। इसका जवाब दे, मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहता। आपके मीडिया में यह भी मशहूर है, और लोगों, आपके मीडिया के लोगों के पास सबूत हैं कि एनजीओज किस मीडिया के किस किस सेक्शन को फंड करते हैं और किस नाम पे फंड करते हैं। जब चाहे मीडिया को लगा दो ISI के खिलाफ बातें कर दो, जब चाहो मीडिया को लगा दो फौज के खिलाफ बयान दे दो। तो प्लीज इन डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि अगर माजी में गलतियां हुई है, मैं मार्शल लॉ को तो कंपेयर ही नहीं कर रहा आज के दौर से। आज के दौर के अपने चैलेंज है, जो गलतियां हुई
उसमें मीडिया ने पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसकी ऑल द वे मैं तारीफ करता हूं। मगर आज को इस चीज पे ना आप छोड़ दें कि चूंकि उस वक्त मीडिया ने जिम्मेदारी की, मैंने तो आपको कह दिया आज की जिम्मेदारी ये तकाजा नहीं करती कि खुले आम हम इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करें जो हमारे ऊपर उन्होंने इल्जामात की बौछार की हुई है और संगीन है। प्रोपेगेंडा के अलावा दो लोग जवाब दे मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मार्शल शाह लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी लास्ट 1 मिनट और 1 मिनट में चंद रैपिड फायर स्टोरीज के वज़ीर नवाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हमरा अफगान सदर अशरफ गनी की दावत पर कल अफगानिस्तान के दौरे के लिए रवाना होंगे। इस सिलसिले में वज़ीर हाउस में वज़ीर सदारत आज एक इजलास भी हो रहा है, बल्कि हो गया, जिसमें पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर एक हिकमत अमली तय की गई और दफ्तर खारजा के मुताबिक नवाज शरीफ अफगान सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात करेंगे और वज़ीर का ये दूसरा दौरा अफगानिस्तान है, जबकि नई अफगान हुकूमत की तश्कील के बाद ये इनका पहला दौरा है। 2013 में वो पहली बार अफगानिस्तान गए थे। इसके अलावा चलते चलते जी सौलत मिर्जा की फांसी में के हवाले से आपको खबर दे दें कि वफाकी हुकूमत ने कहा जी कि वो सौलत मिर्जा की फांसी की तारीख में मजीद तोसी नहीं करेगी, उनको कल मत जेल में फांसी दी जाएगी। सौलत मिर्जा से तहकीकात करने वाले JIT की रिपोर्ट मिलने के बाद आला सतह पर मुशावरत की गई। वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि अब तोसी नहीं की जाएगी और वो कल्पिट हैं और उन्हें कल मच जेल में सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी जाएगी और कल सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। उनकी लवाहकीन से आखिरी मुलाकात भी करा दी गई, लेकिन आखिरी कोशिश के तौर पर उनकी अहलिया सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वहाँ उनकी बात हो सुनी जाए और इसको रोका जाए। सऊदी अरब के शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने मना कर दिया जाने से। अमरीकी सदर बराक ओबामा की मेज़बानी में आइंदा जुमेरात को बुलाए गए खलीजी ममालिक के सरबराह इजलास में शिरकत करने से उन्होंने माजरत की है। 17 अप्रैल को जारी बयान में ये कहा गया था कि ECC की कॉन्फ्रेंस में कुवैत UAE सऊदी अरब बहरीन कतर और ओमान के सरबराहान का 13 मई को व्हाइट हाउस और 14 मई को कैंप डेविड में खैर मकदम किया जाएगा। इस इजलास का मकसद दो तरफा और सिक्योरिटी अमूर में तावन बढ़ाने पर बातचीत करना है। नए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे शाह सुलेमान को। खुद शाह सुलेमान ने जाने से इनकार कर दिया है। चले जी, कुछ और भी थी, मदर डे के हवाले से कुछ खबरें थी, लेकिन कल का दिन गुजरा मदर डे के हवाले से। सब माओ को सलाम और चलते हैं हेडलाइन की तरफ, उसके बाद एक सिचुएशन रूम। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज। जो तजिया किया शाह लतीफ साहब ने, कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि मामला यूं ही हैं? अवाम को तो हम 68 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब जब मुशर्रफ का दौर आता है और MMA बनता है और वो डिग्रियों के मामले पे वो जो मजहबी जमातों के वो जो सर्टिफिकेट थे वो अदालतों में पड़े रहे, हुकूमतें ख़त्म हो गई, उनके फैसले नहीं हुए। और अगर सुओ मोटो लिया जाता तो 2 बोतलें शराब पे सुओ मोटो लिया जाता था। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा कौमी मसला था कि जिसमें सुओ मोटो लिया जाना ज़रूरी था। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस चक्कर में मत पड़े। अगर इस चक्कर में पड़ेंगे कि हुकूमतें गिरानी है, दूसरी हुकूमत आ जाएगी, अगर वो इस्लाहात नहीं करेंगे, अगला आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, मिट्टी पाने की बात नहीं है। आप इस बात पे आए कि इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन वो ऐसा बने कि जैसे इंडिया, इस हुकूमत का फैसला ना हो किसने धांधली की है कि नहीं की। जरूर होना चाहिए, लेकिन तमाम एनर्जी इस पे जाया नहीं होनी चाहिए। इसके साथ हमें यह भी अमल करना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन होल्ड करवाने हैं वो इतना ही पावरफुल, इतना ही आजाद, इतनी तमाम उसके लिए करेगा कौन? जो धांधली से आया है, जो अनइलेक्टेड है, जिन्होंने फिर तो ऐसे ही चलेगा। मुझे बताया चोर मर्जी का जज करेगा, ऐसे ही चलेगा। अगली हुकूमत आएगी वो भी ऐसे ही करेगी। राजी साहब नहीं, सही की बात है कि जब तक ये चीजें चलती रहनी, जब तक हमें ये तय ना हो तो ये इलेक्शन जो हुआ है, मुजरम कौन है, सजा किसको मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ये हरकतें ना हो। अगर हम इसको मिट्टी पा रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी पाओ वाली बात है,
तो फिर आइंदा भी वो मिट्टी ही पाती रहेगी, फिर कोई काम कोई नहीं होगा। तो आप कहते हैं इस दफा दूध का दूध पानी का पानी हो वो ही जाए तो 100% होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और आवाम, मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि ये जो जुडिशियल कमीशन है ये बिल्कुल लाइव चलना चाहिए, सारी आवाम को पता चलना चाहिए कि क्या वहाँ हो रहा है और क्या उसका फैसला होना है। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई क्या लाइव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 11 मई 2013 को इलेक्शन जीता था और आज वो यौम फतह मना रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लिए यौम स्याह है। 11 मई 2013 को आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने ईवान में अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई थी और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर जहाँ कई सवालिया निशान लगे हैं, उस इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात का भी सामना है। लेकिन इसके साथ साथ सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है। मारूफ बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी आई है और पाकिस्तानी मईशत तेज तरक्की करने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर आ गई है। क्या कहेंगे खालिद चौधरी साहब? कुछ भी नहीं, मजाक है सारा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सरमायादारी दहशतगर्दी चल रही है। एक तो मजहबी दहशतगर्दी है, दूसरी सरमायादारी दहशतगर्दी चल रही है कि जो हैब्स हैं वो इस तरह से ऊपर जा रहे हैं कि वो आसमानों में गायब होते जा रहे हैं, उनका निशान नजर नहीं आ रहा। और जो हैव नॉट्स हैं वो वहां पे जा रहे हैं कि जहां पे वो उनके लिए सांस लेना भी जो है वो नामुमकिन हो चुका है। अब इस मुल्क में फैसला ये करना है, मुझे फैसला ये नहीं चाहिए कि इलेक्शन दुरुस्त होते या नहीं होते, मुझे इस मुल्क में मुआशी इंसाफ चाहिए, मुझे इस मुल्क में गरीब को रोटी कपड़ा मुआशी बेहतरी भी चाहिए, मुआशी बेहतरी भी चाहिए। लेकिन मुआशी बेहतरी देखे, अगर तो आप सर्विस पे जाएंगे तो वो तो देखेंगे कि इस मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना पैसा आया। इंडिकेटर्स होते हैं नहीं, लेकिन उसमें होता क्या पता क्या है? उसमें होता ये है कि जो सरमायादार होता है उसके सरमाए में और इजाफा हो जाता है, ठीक है, और जो खते गुर्बत से नीचे रह रहा होता है वो और नीचे चला जाता है। ठीक है, मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी तरक्की चाहिए चाहे मैं एक बराबर सतह पे आ जाऊं, लेकिन अगर मैं सरमाया शेयर नहीं कर सकता, कम से कम हैव जो है वो भूख तो थोड़ी सी शेयर करें। क्यों जी? अगर आप भूख शेयर नहीं करेंगे, ये जो जमहूरियत का मॉडल है, क्या ये डिलीवर कर पाएगा? चौधरी साहब जो ड्रीम देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, ये जमहूरियत आइडियल है? जो हमारे एक साफी थे मईशत के माहिर, बड़ा वो टमकीरियाँ चलाते थे कि भी इतना बढ़ गया, इतना रो गया। मसला ये है कि हम तो सीधे साधे आदमी, अनपढ़ आदमी हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अवाम को फायदा हो रहा है, वो तो नजर नहीं आ रहा। ना आपका बिजली का फायदा नजर आ रहा है, ना आप कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट। कुछ भी नहीं, क्लियर कट है। चलिए शाहिद लतीफ साहब की तरफ बढ़ते हैं, मैं इससे भी बात करूंगा और उसके अलावा इसको जोड़ लेते हैं अगली स्टोरी से। पाकिस्तान के मारूफ रोजनामे ने ये स्टोरी शाया की है। स्टोरी इग्नोर नहीं की जा सकती, लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए रॉ में एक नया डेस्क कायम कर दिया गया है। रॉ के चीफ राजिंदर खन्ना खुद इस डेस्क की निगरानी करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए $30 करोड़ का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है और भारतीय खुफिया एजेंसी को मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की भी हमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की तहलीक के बाद रॉ को दूसरा बड़ा टॉस दिया गया है और पाकिस्तानी एजेंसियों ने रॉ के इस खतरनाक मनसूबे के बारे में मालूमात हासिल कर ली है और इसकी मुतबादल इसको काउंटर करने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। सानहा नलतर के हवाले से भी जो मैंने आपको बताया कि भारतीय मीडिया ने किस तरह का जहरीला प्रोपोगंडा जारी किया हुआ है और उन्होंने बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी जारी की जिससे ये जाहिर होता था कि टेररिस्ट जो है शायद उन्होंने ये काम किया। लेकिन जब फुटेज को एग्जामिन किया गया तो एक पुरानी फुटेज जिसको जोड़ तोड़ के उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये वो मिसाइल है जो दागा गया। लेकिन ये बड़ी अहम स्टोरी है। इसमें राह के बारे में आपको पता है कि उसका मिशन जो है वो इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना, इसके अलावा नजरियाती जंग लड़ना और तहरीबकारी सबूताज, लोगों को मारना, ये रॉ पाकिस्तान में एक्टिविटी करती रही है। पिछले गुज़श्ता चंद दिन रोज़ कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में और पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को वार्न किया कि वो अपनी एक्टिविटी पाकिस्तान में बंद कर दे। और जब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मुआहदा हुआ है उस वक्त से चीन और उसके साथ किसी हद तक अमेरिका और मगरबी मुमालिक के बारे में तासुर पाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा वॉर शुरू कर रहे हैं जिसका
आपने देखा कि सानहा नलतर के बाद किस तरह उन्होंने ये काम शुरू किया। इसके अलावा कराची में कत्ल होने वाले सबीन महमूद के हवाले से भी ज़राए ये कहते हैं जी कि उसमें भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। बलूचिस्तान के हवाले से उनका मर्डर हुआ। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, स्टोरी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या कमेंट करेंगे सर रॉ के हवाले से और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, रॉ की तरफ से जो भी खबर आती है वो काफ़ी मुतवक्को होती है। ये तो बड़े अरसे से अब हम देख रहे थे कि जब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये इस तरह के मुआहदे हुए और होने जा रहे थे तो एक चीखो पुकार हिंदुस्तान की तरफ से शुरू हो चुकी थी। यानी रॉ वो एजेंसी है कि जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर लंच के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ साजिश तैयार कर ली है और एक बड़ा बजट मुख्तस किया है। इस खबर ने हलचल मचा रखी है। इस खबर की डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा आज एक अहम फैसला कौमी असम्बली हल्का 125 का सामने आया और मंजरनामा फिर तब्दील हो गया और ख्वाजा साद रफीक को जिस हल्के से डिसेबल करार दिया गया था और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया था, वहां से उनकी सीट छिन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख्वाजा साद रफीक का रद्द-ए-अमल सामने आया और वो कहते ही है कि इमरान खान ने मुझे टारगेट किया। ट्रिब्यूनल के फैसले पर तो उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान का कहना है कि अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को 1 माह का स्टे ऑर्डर दिया है, जबकि ख्वाजा साहब के करीबी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि वो रिस्टोर हो गए हैं और फिर से वजीर रेलवे होंगे। जुडिशल कमीशन भी आज उन्होंने समाअत की और कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब महबूब अनवर पर जिरा की। इजलास में जस्टिस नासिर मुल्क ने कहा कि ये जुडिशल कमीशन नहीं, इंक्वायरी कमीशन नहीं। बड़ी अहम बात है जो कि चीफ जस्टिस ने पॉइंट आउट की है। वो कहते हैं कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए रॉ में नया डेस्क कायम कर दिया गया है और रॉ के चीफ राजेंद्र खन्ना खुद इस डेस्क की निगरानी करेंगे। सानहा नलतर के हवाले से भारतीय मीडिया का जहरीला प्रोपोगंडा भी जारी है और इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को दहशतगर्दों ने मिसाइल से निशाना बनाया। इस पर कल एक वीडियो जारी हुई और उस वीडियो को इंडियन मीडिया ने बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की। थैंक्स टू इंडियन मीडिया जी के उन्होंने ये वीडियो जारी की, जिससे ये कम से कम सामने आया कि तालिबान ने ये काम नहीं किया, क्योंकि वीडियो से रेलेवेंट मिर्जा की तारीख एक बार फिर जो है वो कंफर्म कर दी गई है। कल मत जेल में उन्हें तख्तादार पर लटकाया जाएगा, जबकि सौलत मिर्जा की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया। 24 घंटे बाकी हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन टेकअप नहीं की तो कल सुबह का सूरज सौलत मिर्जा नहीं देख सकेंगे। सऊदी अरब के शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिका को यमन के मसले पर बात करने से ना कर दिया। खुद शाह सुलेमान अमेरिका नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने खलीजी मुमालिक के सरबराह इजलास में अपने वली अहद को भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा धांधली का शोर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि बरतानवी इलेक्शन में भी अब धांधली की आवाज सुनाई दे रही है। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे ने अपनी शिकस्त के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया। वो ये कहते हैं जी कि मेरे साथ हाथ हो गया। ये कुछ आम खबरें हैं जी, इन पर हम सब पे बात करेंगे और रॉ में अपने सेकंड स्लॉट में उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज का अहम फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के NA 125 और PP 155 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो उसको मुअत्तल करार कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को
दोनों हलकों में जिमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं दोनों सीनियर सहाफी, जनाब रहमत अली राजी साहब और खालिद चौधरी साहब। दोनों को हमने दावत इसलिए दी है कि इलेक्शन में आज 11 मई है और 2 साल पहले ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। इन 2 सालों में नवाज शरीफ की हुकूमत और ये इलेक्शन के बाद के जितने प्रोसेस हुए, जिसमें धरना और दीगर मामला भी शामिल थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता हल्के खुल रहे हैं, धांधली के प्रूफ सामने आ रहे हैं। और बाज़ माहिरीन तो ये कहते हैं जी कि NA 122 का जो रिजल्ट है वो भी PTI जो है कि हक में आएगा और अयाज सादिक साहब की सीट जो है वो जाने वाली नहीं बल्कि जा चुकी है। रहमत अली राजी साहब, ये इलेक्शन धांधली 2 साल 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए और आज भी हम उसी में फंसे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये चीज़ें जो अब आपने अभी बरतानिया की बात की है कि एक शख्स जो है उसने कहा है कि जॉर्ज गेलवे बड़े मशहूर हैं और पाकिस्तान के बारे में उनकी अच्छी हमेशा राय होती है। पाकिस्तानी हालात के साथ बड़े मैच करते हैं। तो उनको शायद लगा कि मेरे साथ भी हाथ हो गया, मेरा ख्याल है। वो PTI के सपोर्टर भी बड़े जबरदस्त है। दूसरी तरफ देखें, बात यह है कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में धांधली का शोर शराबा तो ज़ाहिर है कि जो हार जाता है वो करता है। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो एक पार्टी ने कहा कि ये धांधली हुई है, ये हल्के आप खोल दें, और मेरा ख्याल है कि ये अगर हुक्मरान कोई सही सच्चे हुक्मरान होते तो वो ज़रूर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, वो अपना तहकीकात के लिए कमीशन बना देते या जो भी बना देते। तो ये इतने जो मसाइल हैं, कभी हड़ताल हुई, लॉन्ग मार्च हुआ, वहाँ धरना हुआ और इतना वक्त कौम का ज़ाया हुआ और ज़ाया किया गया। अब फिर वही सिलसिले चल के मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट हम उन पर तबसरा क्या करें कि उन्होंने एक सस्पेंड कर दिया है। अब देखते हैं, क्योंकि ये तरीक़ेकार तो यही होता है, या समात वो कर लेते हैं या नहीं करते, 2 चीज़ें रिजेक्ट करते हैं दरखास्त को। एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला इस तरह होगा और ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं, ऐसा मेरा ख्याल स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। नहीं, वो कर देते कि हम सुनते नहीं है, ठीक है जो भी है मुस्तरद कर देते, ये चीज़ें भी हो सकती है। PTI क्लेम कर रही है जी कि जजों ने फिर RO को जो है वो सेव किया है। सेव किया तो ज़ाहिर है वो तो इल्ज़ामात लगेंगे और अदलिया पे तहफ़्ज़ात तो पहले भी हैं, आप भी फिर लोग लगाएंगे, वो उन चीज़ों को देखना चाहिए। खालिद चौधरी साहब, योर टेक। सर, बात ये है कि आज की तारीख मेरे लिए इसलिए सबसे अहम है कि आज सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े राइटर के आज यौम पैदाइश। सादत हसन मंटो साहब की बात आप कर रहे हैं। जी जी। तो कौम को उसकी मुबारक हो कि वो एक बहुत बड़ा राइटर था। अब आते हैं 125 पे। देखिए, या तो आप ये समझें कि ये सारी तहरीकें जो चल रही हैं और सारी ये इनका जो जोर है, अगर तो हुकूमत गिराने पे है, हुकूमत गिरा ले, इलेक्शन ऐसे ही होंगे। मैं ये पहले भी आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी, हमारा मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए, इस मुल्क में पिछले 67 वर्षों से जो कुछ होता रहा है वो सबके सामने है। पाकिस्तान बना तो झुर्लू का लफ्ज़ ईजाद पंजाब में इलेक्शनों से हुआ था, तो वो तो आज तक चलता आ रहा है। बजाय इसके कि हम इस बात पे फोकस करें कि आपस के झगड़ों में एक पोलराइजेशन खौफनाक किस्म की पैदा करें, उससे बेहतर है कि मिल बैठ के ऐसे इकदामात किया जाए, ऐसे ये तो आपकी खालिद साहब सजेशन होगी ना। लेकिन मुझे ये जो आज स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये PTI के हक में बेहतर है, PMLN के हक में बेहतर है? अदालतों के फैसला तो फैसला आ गया, तो उस पर थोड़ा सा तबसरा तो किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड था वो, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था वो, इसलिए कि अगर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला देखें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने निशानदही तो जरूर की है, लेकिन ये कहीं पे उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया कि इसका जिम्मेदार कौन था। जब आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो फिर यही फैसला आना था, जो ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड था ये फैसला आएगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कराची में घुस जाऊं और जाके वहां पे तोड़ फोड़ करूं, जबरदस्ती किसी का गिरेबान पकड़ूं, वहां के शर्जील मेमन साहब की जो मीडिया से गुफ्तगू थी तो पानी के मसले पर, लेकिन ज्यादातर गुफ्तगू उन्होंने जुल्फकार मिर्जा के हवाले से की है और खासे नाराज है पीपल पार्टी के रहनुमा जुल्फकार मिर्जा के रवैये से। वो कहते हैं जी कि
ये बदतमीजी का कल्चर जो है ये मिर्जा साहब ने शुरू किया है। लेकिन अगर इन्हें याद हो तो एमक्यूएम के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिर्जा साहब ने की थी उस वक्त यही पीपल्स पार्टी के रहनुमा डींगे बजा रहे थे, बगले बजा रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जुबानें और मवाद हमारे पास भी है लेकिन हम सब नहीं चाहते। एक बड़ा अजीब और गरीब शिकवा उन्होंने किया राजी साहब कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, कोर्ट नोटिस ले, जो जुल्फ़िकार कह रहे हैं वो MNA MP हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट है जिनकी वजह से वहीदा शाह तो चले एक मेंबर थी उस वक्त और वो इलेक्शन प्रोसेस में थी, तो इस पे क्या उनको लेना चाहिए कोर्ट को नोटिस? मेरा ख्याल क्यों लेना चाहिए, कोर्ट आपस में ही ये लगे हुए हैं, एक लूट मार का मसला है सारा, मतलब इनका जदाद। वैसे अगर कोर्ट नोटिस ले तो कहानी तो खुले ना, कुछ सामने तो यार क्या होगा, कुछ भी नहीं। अदालतों में जिस तरह जुडिशल कमीशन का आप देख लें चल रहा है, ये कौम का मौजू नहीं है, ये जाती मौजू है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, वेलकम टू पावर लंच। आपसे गुफ्तगू करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो NA 125 का जो रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने आपसे रॉ ने जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के लिए नया डेस्क कायम किया है लोधी रोड इंडिया पे, उस पर बात करूंगा। लेकिन मुझे पहले आपसे पॉलिटिकल तजिया कराना है। 11 मई 2013 से 11 मई 2015 आ गया और हम अभी तक धांधली में फंसे हुए हैं, धांधली के प्रोसेस में खेल रहे हैं। एक तो इन 2 सालों को जरा तजिया कर दे और फिर ये बता दें कि 125 का फ्यूचर क्या है। देखें जी, पहली बात यह है कि धांधली वाला जो मामला है उसको हमने बहुत बुरी तरह से मिस हैंडल किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये धांधली वाला जो मसला है ये सिर्फ एक पार्टी का या इमरान खान का पैदा किया हुआ तो नहीं है। सब पार्टियों ने बैक जुबान ये कहा कि धांधली हुई है और कुछ ने ये कहा कि बड़े बहुत हाई लेवल पे धांधली हुई है और धांधली की जो उन्होंने बातचीत की उससे यही जाहिर होता था कि हर जगह ये धांधली हुई है। अब इसको 2 साल तक इसकी हुकूमत जो है उसने कोई बातचीत नहीं की। एक पार्टी ने जब खासकर प्रोटेस्ट किया तो उसको दबाने की कोशिश की गई और 4 हलकों की बात शुरू हुई, मगर वो 4 हलके न खोले गए। अगर ये हुकूमत के यहाँ इसकी सफाई मौजूद थी तो वो 4 हलकों पे मामला तय हो जाता। इसको 2 साल तक खींचना, उसके दरमियान धरने हुए, जुलूस हुए, पूरे मुल्क का कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो गया और बहुत सारे मसाइल जो थे वो हमें उनसे हम 2-4 रहे। अब बात यह है कि फाइनली जब ये जुडिशल कमीशन की भी बात हो गई और इसी दौरान जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो भी एक्टिवेट हो गए। गो इनका काम था 120 दिनों में मामले तय करना, इन्होंने नहीं किए। मगर अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से एक खासकर हल्के का 125 का रिजल्ट भी सामने आ गया और उन्होंने भी गोलमोल सी बात कर दी, यानी ये नहीं कहा कि किसकी जिम्मेदारी है, जो कि असल में बात होनी चाहिए थी। और असल जो एजेंडा है वो यही है कि क्या ये पीछे से किसी ने करवाया, सिस्टमैटिक तरीके से हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने ये कह दिया जी बेकायदगियां हुई हैं। भाई अगर बेकायदगियां हुई हैं तो किसने करवाई? खुद से तो नहीं होती, और जिसने करवाई हैं फिर वहां तक पहुंचा जाए, यानी इसकी तह तक पहुंचना चाहिए था और जिम्मेदारी जो है उसका तयन करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। चूंकि इस लेवल पे ऐसा नहीं हुआ, फिर वो मामला उनको गुंजाइश मिल गई PMLN को, उन्हें नजर आया कि ये गोलमोल लफ्जों में बात की गई है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट के यहां भी बिल्कुल इसी चीज की तवक्को थी कि 2 टोक फैसला नहीं आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, जिसका मेन काम है कि सही फैसले करना, और असल में तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही है जो इसका मजाज है। मगर वहां से यूं लगता है कि जैसे दायरा इख्तियार नहीं है, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन इसको फाइंड आउट करेगा। नहीं, जुडिशल कमीशन अगर ना बनता तो क्या होता, फिर ये क्या होता? वो जुडिशल कमीशन तो चूंकि बना, वो के चूंकि उन्होंने कह दिया PTI ने जी हमें एतबार नहीं है ट्रिब्यूनल्स पे, अगर वो ना बनता तो ट्रिब्यूनल इसको यही खत्म करके और बंद कर देता। हम तो बड़ा मान करते हैं, बड़ा नाज करते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही असल जगह है जहां इलेक्शंस के मसाइल जो हैं उनका हल किया जाता है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये कहे जी कि जुडिशल कमीशन का मामला है, असल मसला वही है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी बुला सकती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। क्या है जनाब, आपने ये क्यों नहीं बताया किसने धांधली की है और उसको आपने फिंगर आउट क्यों नहीं किया, उसको सजा क्यों नहीं दी? मैं तो पहले यह समझता हूं जी कि यह मामला शुरू से ही गड़बड़ का शिकार है। सबसे पहले इसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने खुद कर दी थी।
इलेक्शन कमीशन ने जो एक रिपोर्ट शाया की थी जो 2-3 दिन तक इंटरनेट पे रही और फिर उसको रिट्रीव कर लिया गया, क्या उसके अंदर क्लियर सबूत धांधली के नहीं है? अगर आप उसको बेकायदगी कहते हैं तो वो भी मान लीजिए, वो भी धांधली की तरफ ही लीड करते हैं ना फिर। यानी उसमें उन्होंने ये कहा कि जी आरओ जो थे वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। ये मानते हैं उनको ब्रीफिंग के धांधली का सेगमेंट मौजूद है, मुनज़्ज़म है या नहीं है, ये अभी क्वेश्चनेबल है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये 122 भी आ जाता है, 125 पहले से मौजूद है, तो क्या हुकूमत स्टैंड कर पाएगी? देखें जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिस तरह की धांधली और जिस पैमाने की धांधली इनमें नजर आ रही है, 122 के बारे में कहा जा रहा है, अब हम लफ्जों से खेल रहे हैं कि जी 93,000 वोट जो हैं वो गैर तस्दीक शुदा हैं। अगर ये मिसाल आप अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल आप लाइसेंस किसी की बात ले लें, जैसे वेपन्स के, असले के लाइसेंस है, और अगर लाइसेंस का रिकॉर्ड चेक किया जाए और रिकॉर्ड में ना मिले तो उसको गैर तस्दीक शुदा ही कहेंगे ना। और अगर गैर तस्दीक शुदा है तो क्या फिर वो जाली नहीं है? मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह अल्फाज के साथ खेल रहे हैं औरों को बेवकूफ बनाने के लिए। अखबार में ये खबरें दे दी जाती हैं ताकि एक आम इंसान जो है उसको बेवकूफ बना दिया जाए। 93,000 वोट गैर तस्दीक शुदा है, मैं उसको क्या समझूं? उसे मैं ये कह दूं कि जी बस। खालिद चौधरी साहब, मैशत का बेपना ताल्लुक है। ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट है जी। शाहिद लतीफ साहब, चाइना कहां स्टैंड करेगा अगर ये वॉरफेयर चल रही है, रॉ इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान के अंदर, तो चाइना इसको इग्नोर करेगा? हम हाईलाइट तो कर रहे हैं, तो चाइना का प्रेशर भी इंडिया पे आएगा। देखें, पहली बात तो ये कि बेसिकली ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी ये नहीं हो सकता कि हम हर चीज की तवक्को चाइना से रखें। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो उसको कुदरती बात है प्रोटेक्ट करेंगे। मगर इसका क्या ये मतलब है कि हम चुप कर जाएं? हमें क्या ये सबक नहीं सीखने चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि बेसिकली हमारे एटीट्यूड ठीक होने चाहिए, बेसिकली हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि हर 5 साल बाद ये तमाशा फिर से खड़ा ना हो जाए। तो चाइनीज को पहले भी गवादर पे काम करते हुए मारा गया और वहां से सब कुछ पैकअप हो गया। फिर आपकी एक हुकूमत आई, उन्होंने ये सिंगापुर के हवाले कर दिया ये प्रोजेक्ट, फिर से हमने चाइना के हवाले किया। तो पहले तो इसी पैटर्न को अगर आप देखें, क्या ये हम चाइना पे कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं? क्या हम चाइना को जो हमारे हिस्से में काम है उसमें हम उनकी मदद कर रहे हैं? अब इस मरतबा आपने देखा कि स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है कि हम डिवीजन रेज करेंगे चाइना की सिक्योरिटी के लिए। ये हमें करना पड़ा और हमें करना है। ये है हमारी जिम्मेदारी जो हमें निभानी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, जितनी एजेंसीज आपके खिलाफ इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं, और ये गवादर वाला मामला पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। लिहाजा इसके पीछे सिर्फ रॉ नहीं, इवन इस इलाके की बहुत सारे और भी कुव्वतें जो हैं, और वेस्ट है, फिर अमेरिका है, ये सब के सब मिलके इसको डीरेल करने की कोशिश करेंगे। तो चाइना अपनी पूरी जो है वो कोशिश के साथ, उसको मालूम है कि इस मामले में रुकावटें आएंगी, मगर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े होते हुए ये सारी चीजें, इसके बारे में एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी आप देखिए कि हम रूट के बारे में हमने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, क्या ये भी कोई काला बाग डैम की तरह इसको सियासत की नजर हम कर देंगे? चाइनीज अगर ये देखेंगे कि इनके अंदर अपने ऐसे तजादात मौजूद हैं, तो लाजमी चीज है कि वो इससे डिमोरलाइज होंगे। लिहाजा जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूरी तरह उसको निभाना चाहिए। कालाबाग डैम के बारे में भी ये चहमगोइयां हो रही थी और बहुत सी बातें सामने आई कि उसके पीछे भी रॉ इन्वॉल्व थी, वहां भी सिंधी कौम परस्तों को प्रोवोक किया गया। और अब अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुतजाद बातें सामने आती है, तो जो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, गुश्तनुमाई करते हैं, वो भी तो उनके पीछे भी तो रॉ है। भारत के हामी हैं वो लोग, भारत के हामी हैं जो अब मुखालफत कर रहे हैं, वो भारत के हामी। ठीक है, शैलजी साहब, आप एग्री करते हैं कि वो भी इंडियन नवाज है और रॉ के कहने पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये क्रिएट किया गया, मगर उसका जवाब ये है कि फिर से हमारा रोल आ गया ना, कि जहां कहीं किसी शक व शुबा की गुंजाइश है, क्या उसके ऊपर फौरन रिस्पांस नहीं आना चाहिए? हम क्यों ये इजाजत दें रॉ को कि शक व शुबहात पैदा करे? मेरा पॉइंट ये है कि जहां कहीं इस चीज की गुंजाइश है, हमें फौरी तौर पे सामने आना चाहिए। जिस तरह मैं कह रहा था कि अगर प्रोपेगेंडा वॉर है और हमारे बारे में दुनिया भर में गलत तासुर कायम करता है भारत, दहशतगर्दी के मामले में या और मामला पे, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें? हम चुप क्यों हैं?
हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम तो ये भी बात करते हुए घबराते हैं कि रॉ का हाथ है। इसको हाईलाइट कर रहा है, तो इट्स मीन के वी आर हाईलाइटिंग द राइट इशू। यस, ठीक है साले चोई साहब, हम अगर इशू हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, साले जाफर साहब को अपने लाइन पे लिए, स्टोरी उनकी है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम टू पावर लंच साले जाफर साहब। आपकी स्टोरी आज पूरे मुल्क में डिस्कस हो रही है और रॉ के बारे में आपने इंकशाफ किया है। एक तो स्टोरी की ऑथेंटिसिटी के बारे में और उसकी वैलिडिटी के बारे में ये बताइए कि आपने कहा कि चौधरी निसार साहब के पास सारे सबूत मौजूद हैं, तो कब दिखाएंगे चौधरी निसार साहब ये सारे सबूत? ये चौधरी निसार साहब ने कल ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि वो 2-3 दिनों में, नेक्स्ट वीक में किसी वक्त इसके ऊपर सारी डिटेल्स पब्लिक में लाएंगे। लेकिन ये जो स्टोरी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो उसका एक बहुत ही अच्छे अशीर होगा। जो चौधरी निसार साहब के पास फैक्ट्स हैं और जो उनके पास फिगर्स हैं, वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। इस रॉ के बारे में तो जी किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की बदतरीन दुश्मन तंजीम है, मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन तंजीम है। और बदकिस्मती से इंडिया को एक ऐसा लीडर मुयसर आ गया है जो मुसलमानों और पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। मेरा डेफिनेटली हवाला जो है वो मोदी की तरफ है कि नरेंद्र मोदी जो है उसका तो तारीख और रिकॉर्ड ये साबित करता है कि उसने मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के बारे में उनका जो रवैया है वो इंतहाई मुनाफिकाना नहीं बल्कि मैं समझता हूँ दुश्मनाना है। और ये उनको मौका मिला है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनकर के वो अपने जो छुपे हुए और उसके दबे हुए जो अज़ाइम हैं उनको इसके लिए पूरा करें, और रॉ उनका सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट साबित हो रही है। जी तो साले जाफर साहब, क्या पाकिस्तान ने भी प्लानिंग की है, इसका तोड़ बना लिया है और हम भी भरपूर जवाब देने की तैयारी में है? देखिए जी, माजी में तो ये हुआ है कि जब भी इंडिया ने कोई किसी किस्म की मंसूबाबंदी की है तो हमारे लोगों ने उसका कोई काउंटर, उसका जवाब भी तोड़ा और तलाश किया है। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे अदारे हैं वो इस कदर अलर्ट हैं, इस कदर वो मुस्तैद हैं कि मुझे इस बात का यकीन है कि उसका वो तोड़ तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बदकिस्मती की और बात है जो शायद आप सुनना पसंद करें या न करें, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी यकजहती होनी चाहिए, जो इत्तेफाक राय होना चाहिए भारत जैसे दुश्मन के मुकाबले में, वो यकजहती और वो यकसुई हमें नजर नहीं आ रही। आपकी इंडिया में आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान का जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो उसमें आप देख लें इंडियन कांग्रेस, इंडियन बीजेपी, अलगरज इंडिया के तमाम जो सियासी ताकतें हैं वो यकजहती पैदा होती है और वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। साले जाफर साहब, एक बड़ा हम पहलू ये है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान इज वेरी सेलेबल पॉइंट। उनका पूरा इलेक्शन जो है वो एंटी पाकिस्तान कैंपेन पे होता है और उनके टॉक शो सारे एंटी पाकिस्तान के ऊपर हाई रेटिंग पकड़ते हैं। हमारे यहाँ इंडिया से शायद नफरत का वो एलिमेंट मौजूद नहीं है जो उनके यहाँ पाया जाता है। देखिए जी, जो नफरत का लफ्ज है ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, यह है दुश्मनी। आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान मार के वजूद में आया है, पाकिस्तान ने इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाया, इंडिया ने भी जब मौका मिला है पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाया है। ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। सन 71 में मैं आपको ये कहूँ, अब तो किताबों में सब कुछ ये दस्तयाब है कि इंडिया में जो हिंदू टीचर्स थे उनको ट्रेन किया गया, वहाँ पे नफरत के बीज फैलाए गए, वहाँ नफरत की फिजा पैदा की गई, वहां से बात शुरू की। और उसके बाद आप ये देखें मुक्ति बानी इंडियंस ने बनाई। उसके अलावा आप ये देखें कि वहां पर जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में थे उनको इंड्यूस किया, उन्होंने तरगीब दी इंडियंस ने, उनको महाजर बनाया, उनको वहां पर कैंपों में रखा और फिर वहां से लोगों को तैयार करके उनको पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए ना सिर्फ अवसर दिया गया। यही रेफरेंस मैं भी कोट कर रहा हूँ। आज जो इंडियन मीडिया है वो तो पूरा हॉस्टाइल है अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान मीडिया का रवैया भी यही है? को आप तारीख के आईने में अगर देखें, गो उनका जो क्लेम है वो ये है कि पाकिस्तान रियासती दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है। मगर देखना तो ये हमें चाहिए कि रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद किसने रखी। मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी की बुनियाद जो थी वो किसने रखी थी? तो क्या हमने कभी भारत को इस तरह का आईना दिखाने की कोशिश की है? ये हकीकत है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में भारत हमसे बहुत आगे है और हम उतने ही कमजोर हैं इस मामले में। हमें तो अपने अंदरूनी मामलात से फुर्सत नहीं
कि एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के से गुत्तम गुत्ता हैं, एक दूसरे को गिराने में लगी हुई हैं। हमारे सामने जो इतने वाइटल नेशनल मामलात हैं और अफेयर्स हैं, उनके लिए वक्त ही नहीं। तो रॉ को खुली छुट्टी मिली हुई है। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर ये कोई आज नई बात नहीं है, ये पुराना किस्सा है। और जैसे मैंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान से आप शुरू हो जाएं, कम से कम 1971 ऑनवर्ड्स एक पैटर्न आपको नजर आता है, यानी 40-45 साल अब हो गए। और आज की दुनिया में हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती, अब प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है। यानी आप मीडिया के जरिए करें, आपके सोशल सिस्टम के जरिए करें, आपके अंदर ऐसे वायरसेस पैदा कर दें जिसके जरिए फिरका वारियत की बुनियाद पर दहशतगर्दी करवा दी जाए। यानी ये वो सारे तरीके हैं जो दुश्मन इख्तियार करता है, और हिंदुस्तान क्लियर तौर पर इन सारे हरबों को इस्तेमाल कर रहा है। अरसे से हमें इस मामले में शिकायत है, मगर हम उसका तोड़ नहीं कर रहे, हम इसका काउंटर नहीं कर रहे, लिहाजा उन्हें खुली इजाजत है। और आज जो चाइना के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे होने जा रही है, और सबसे बड़ा दुख उनको इस बात का है कि ज़रबे अज़ब के नाम से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया है कि दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। और पाकिस्तान में ये अमन और सलामती की बुनियाद पर चाइना जो है वो सामने आया है। आपकी आर्म फोर्सेस की तरफ से पर्सनल गारंटीज दी गई हैं। ऐसे $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करने आता, और पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से जो हालात हैं उनमें कौन सामने आएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए? आपके अपने इन्वेस्टर जो हैं वो बाहर चले गए। तो ये बुनियाद है, आप हमारे साथ वो रॉ को जो तकलीफ है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक्टिविटी कर रही है। भारत जो है जब से चाइना और पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत चल रही है, बहुत सारी एक्टिविटी हमें देखने में आ रही है, तेज हो गई है। और इंटरनेट पे जाए या मीडिया, सोशल मीडिया देखे तो वहाँ एक तूफान है, बदतमीजी है कि जो कि इंडिया ने बर्पा किया हुआ है। क्या फ्रस्ट्रेशन है इंडिया को कि आप अपनी इकोनॉमी को चलाएं, हम अपनी इकोनॉमी को चलाएं? देखिए, इसमें इंडिया का भी मसला है, अमेरिका का भी मसला है। जिस तरह गवादर का आप देखो ना, जब शुरू होता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पैदा कर दी जाती हैं। बलूचिस्तान में बिलखसूस हम चंद माह पहले वहाँ गए, कोटा में CPNE का हमारा इजलास था, तो वहाँ जो कोर कमांडर थे उन्होंने भी हमें इनवाइट किया, ब्रीफिंग दी, और उसमें मामा कदीर की बात कर रहे थे कि एक सहाफ़ी ने बाकायदा, हमने कहा ये आप जो ज़्यादती बात कर देते हैं सहाफ़ियों से, तो ये ना किया करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सहाफ़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 4 कालें तो हमने ट्रेस की हैं, एक हमारी कोर ने ट्रेस की हैं कि जो रा के डायरेक्टर हैं या जो भी है चीफ हैं, उनसे उनकी बात हुई है इसी हवाले से। और ये मामा कदीर का जो इशू वहाँ से पैदल वहाँ से चलाया और इस्लामाबाद तक गया और फुल कवरेज की, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और वहाँ भी एक्टिविटी जितनी भी हैं, और उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें नक्शों में हर चीज़ में हमें बताई गई कि ये अमेरिका भी समझती है कि वो उनका इंडिया रॉ से एक कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा उनके पास सबूत हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि जी ये सारी सूरत हाल जो हमें जो यहाँ किया हुआ, इसमें क्या है, 2 बंदे 3 बंदे जो कहते हैं जी ये अलहदा होना चाहिए, वो तो बाहर बैठे हैं, उनकी वहाँ मतलब फ्लैटों में बुरा हाल है, पता नहीं किस तरह वो गुजार रहे हैं। तो उनको अब हलाशेरी देने वाले यही अमेरिका भी है और राके भी लोग हैं। और वो अगर इतने सफारत खाने कौंसलेट वहाँ बनाए हुए थे अफगानिस्तान में, तो पहाड़ी इलाके को उन्होंने वहाँ फिल्में बनाने के लिए तो नहीं बनाए, तो आखिर कोई मकसद ही था। और वही ये चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारी आप प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं, कल परसों जो हादसा हुआ है उसमें 100% मुलव्वस होगा। और इन्होंने ये चीज़ करनी थी कि भी इस तरह का खौफ व रास फैला के हम इन पे करें, और प्रोपेगेंडा सिर्फ कर भी वही रहा है और कोई नहीं कर रहा। तो दुनिया में कोई और प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मतलब हमें तो अंदर की जंग का भी सामना है, और इस जंग को भी उन्होंने फौज को चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे उनको, ताकि ये चीज़ें उनका कला कामा हो और उनको ऐसा इबरतनाक उनको सजा होनी चाहिए या निज़ाम देना चाहिए। ये हम 8-10 साल से जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं खालिद साहब, बड़े अरसे से हमने रॉ के को इग्नोर कर दिया। हमने कहा कि हमारी अंदर की जंग है, हमारे अपने लोग हैं जो कि बागी हो गए, फिर हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया। लेकिन अब फिर शवाहद ये बताते हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई दिमाग है और रॉ है और फाइनेंसिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है बलूचिस्तान में, कराची में किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये मामले से कैसे निपटा जाए? फौज ने मैसेज दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? पहली बात तो ये है कि एक बात मद्देनजर रखें, दुनिया में कोई
दोस्ती परमानेंट नहीं होती, कोई दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, उसके मुताबिक दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। और जो खुफिया एजेंसियां बनाई जाती हैं, वो MI6 हो, CIA हो, FBI हो, ISI हो, मोसाद हो, रा हो, कोई भी हो, वो इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो कल्चरल प्रोग्राम कराएं। वो अपने मुल्क के, यही है, वो अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करती है। ठीक है। जब लड़ाई होती है तो फिर आप लड़ने पे ये बात नहीं कह सकते कि जब लड़ाई हुई मैंने तो तुम्हें एक मुक्का मारा, तुमने मुझे 5 मुक्के मारे। लड़ाई होती है, कोई एक मार लेता है, कोई 5 मार लेता है। ठीक है। उसका हल यही है कि लड़ाई के जो वजूहात है, असबाब जो हैं, वो खत्म असबाब किए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। वरना ब्लेम गेम में हम इसी तरह खेलते रहेंगे और इससे कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एक पॉइंट और देता हूं, यही इंडिया, यही चाइना था। 1962 तक नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद जंग हो गई और फिर इनके दरमियान एक दुश्मनी शुरू हो गई। आज वही इंडिया है, वही चाइना है। आपको पता है ना उनके ट्रेड का वॉल्यूम क्या है और हमारे साथ क्या है। हम तो पीनट एक ट्रेड का वॉल्यूम है ना, उनके साथ मतलब 100 बिलियन से ज्यादा शायद, मुझे अगर मैं चाइना और इंडिया की आपस में, चाइना और इंडिया का आपस में, तो मैं नहीं समझता कि चाइना इंडिया को इस बात की, यहां पे चाइना आपके साथ खड़ा है, वो इंडिया को इस बात की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, कि चूंकि असल जो वो ताल्लुक चलता है ना आज के दौर में, वो हथियारों से नहीं चलता, वो मईशत से चलता है। और इंडिया और चाइना की